Hello everyone, good morning all of you. Let's start the lecture number 2 of your class 11th physics. और आपके यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास में जनरली हमने सिलेबस इंट्रोडक्शन किया था और वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो कोई बच्चे ने किसी ने देखा नहीं है तो वो स्किप भी कर सकता है फर्स्ट लेक्चर को। पर वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आपस में की थी, कॉन्वर्सेशन कुछ हमने की थी एक दूसरे से, तो अगर कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है, वरना स्किप भी कर सकता है। मेन टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहे हैं, वो बस सिलेबस इंट्रोडक्शन था आपका, ठीक है। तो मे भी आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया या नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को यही लग रहा है कि नहीं देखा है, तो देख लेना अगर चाहो तो, वरना यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आज हम जनरली देखिए आपके जो फर्स्ट यूनिट है ना, बिल्कुल बेसिक यूनिट ये है आपका, जनरली फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ही है। इसमें आपको आगे देखिए लास्ट क्लास में ये तो हो गया था कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेज कौन कौन सी है जो आप पढ़ने जा रहे हैं सॉरी, ये तो हो गया था। अब उससे आगे क्या दे रखा है कि फिजिक्स के डेली लाइफ में रूल, डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, फिजिक्स का अलग अलग ब्रांचेज में क्या रोल है, केमिस्ट्री में क्या फिजिक्स का कुछ यूज़ आता है, बायो में क्या यूज़ आता है, टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ है, फिजिक्स की स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, ये सब है ना आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनमें पढ़ाने का कुछ नहीं होता, वो खुद से पढ़ने की चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें ना आगे चलते चलते जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। आप इनको खुद से भी लिख सकते हैं कि फ़िज़िक्स कहाँ कहाँ यूज़ होती है, यही सब तो पढ़ने जा रहे हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स ही तो पढ़ेंगे हम, 11th 12th पूरा जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स ही पढ़ने जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना इसी में आती जाएगी, उनका एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। वहाँ पे किसने कौन सी डिस्कवरी की, कोई क्या चीज़ किसने डिस्कवर किया, ये सब है। ओके, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो, नॉलेज के लिए। ओके, वो याद करने की चीज़ें हैं, लगभग कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक तो आपके पास लॉज इन फिजिक्स, लॉज इन फिजिक्स एक्चुअली में देखिए आपके पास कैसा है, क्या चीज़ है। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर जो जो चीज़ें आती है ना, वो आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में आपके पास यूज़ होती है। जैसे अभी लॉ पढ़ेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफ में दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। और ये लॉज आगे जाके आने वाली यूनिट्स में बिल्कुल डिटेल में मिलेंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे एग्जैक्ट टॉपिक है ये लॉज, पर यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है। फिर आगे हम पढ़ेंगे ये फंडामेंटल फोर्सेस, वे फोर्सेस भी यहाँ पे बस थोड़े थोड़ी इंट्रोडक्शन उनका दे रखा है, उनका डिटेल आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में आता जाएगा आपका 11th 12th में, ये आप कवर करते चलेंगे। तो जो आपकी ये यूनिट 1 है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें क्या है आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं वे एक्चुअली में आगे जाके यूज़ होंगी, ठीक है। ये एकदम बेसिक है आपके पास यूनिट, और कुछ ज़्यादा मुश्किल ये यूनिट है नहीं आपके पास। तो लॉज इन फिजिक्स, देखिए फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फिनोमिनाज को स्टडी किया गया। बहुत सारे फिनोमिनाज को स्टडी करने के बाद जब उनकी ऑब्जर्वेशन करी गई तो क्या पाया लोगों ने, साइंटिस्ट ने, कि कुछ चीज़ें, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो हरदम ही कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कांस्टेंट रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। उन जितने भी प्रोसेस उन्होंने स्टडी किए, तो ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इनको बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड मतलब जो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ आपके पास, ओके। तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर फिनोमिना जितने भी हम देख रहे हैं उनमें ये चीज़ें कंजर्व रह रही है, ठीक है, ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही। तो उन्होंने सोचा कि जब हर एक में ही चेंज नहीं हो रही तो ये आपके पास फंडामेंटल चीज़ है, एक्चुअली में ये चेंज होती ही नहीं होंगी, ओके। तो उन्होंने लॉ बना दिए, उन्होंने जो चीज़ें ये चेंज नहीं हो रही है उनके लिए लॉ बना दिए कि कोई भी फिनोमिना होगा ये लॉ ऑब्जर्व हो, ये लॉ जो है आपके पास अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। ये लॉ अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि वो फिनोमिना ठीक है या गलत है, या आप कुछ चीज़ उसके बारे में गलत समझ रहे हो या ठीक समझ रहे हो। तो जो ये लॉज बनाए गए आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद ये लॉज बने थे, ओके। और इनमें से कुछ लॉ आप पढ़ चुके हो, ये आपकी प्रीवियस क्लासेस में भी आया है, 9th 10th क्लास में भी ये लॉज आप पढ़ चुके हैं, और अभी केमिस्ट्री वगैरह में भी अगर आपकी शुरुआत होगी तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत आपने ये पढ़े होंगे। तो ये कंजर्वेशन लॉज है,
फर्स्ट जो लॉ हम पढ़ेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी ने पढ़ा हुआ है आई थिंक ये लॉ। ये लाइन सभी को याद भी होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दूसरा है आपके पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्व्ड क्वांटिटी वे जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ आपके पास लीनियर मोमेंटम, ये भी आप पढ़ चुके हैं, आपकी 9th क्लास में आया था ये। न्यूटन्स लॉ पढ़े थे जो आपने, न्यूटन के मोशन वाले लॉ, वहाँ पे ये आया था आपके पास, है ना। इसके अलावा आपके पास है फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपने नहीं पढ़ा है, पहले नहीं आया ये आपका एंगुलर मोमेंटम। और एक आपके पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शायद ये भी नहीं आया होगा, पर इसका आइडिया रहता है आपको कुछ कुछ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कुछ कुछ आइडिया रहता है। तो बेसिक ये आपके पास 4 लॉ है। ये 4 लॉ जो फिजिक्स के अंदर है, हर एक फिनोमिना जो भी होगा इनमें से कोई ना कोई लॉ जरूर अप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो ऐसा है कि ये हरदम ही अप्लाई होगा, ठीक है, ये हरदम ही ट्रू है। फर्स्ट लॉ यूनिवर्स में कहीं पर भी चले जाएं, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। ये लॉज आपके पास यूनिवर्सल है। यूनिवर्स के अंदर कहीं चले जाओ, कहीं पे एलियन भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे ना यूनिवर्स के अंदर, तो एलियंस पे भी ये अप्लाई होते होंगे। इतने बेसिक लॉ हैं ये। तो देखिए होता क्या है, एक जब भी कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है या कोई नई फिनोमिना अगर कभी डिस्कवर होता है तो क्या करता है, जैसे मैंने मान लो कोई नई खोज कर दी, कोई नई डिस्कवरी कर दी, कोई नई थ्योरी मैंने अगर दी है, तो मेरे को उसको प्रूव करना पड़ता है लोगों के सामने, ठीक है। एक साइंटिस्ट का पैनल बैठता है, उसके सामने मेरे को इसको प्रूव करना होता है, उसको एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से प्रूव करना होता है। तो जो वो थ्योरेटिकल प्रूफ होता है उसमें मेरे को ये लॉज भी उसमें दिखाने पड़ते हैं कि ये लॉ उस पर वैलिडेट है, ये लॉ उस पर लग रहे हैं, इनमें से कोई भी लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लॉ वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ खोज दी जिसमें ये लॉ वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि लॉ कभी गलत नहीं होएंगे, ये मैं ही कहीं ना कहीं पे गलती कर रहा हूँ। ओके, कहीं पर किसी भी फिनोमिना में अगर आपको ये दिख रहा है कि इनमें से कोई भी एक लॉ वायलेट हो रहा है, वायलेट मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक भी कोई भी इनमें से लॉ अगर वायलेट हो रहा है तो उसका मतलब आप गलत है, ये लॉ गलत नहीं हो सकते। ये इतने फंडामेंटल लॉ है कि कहीं पे एलियन भी एग्जिस्ट करते होंगे तो उन पर भी ये लागू होते हैं। ओके, इतने बेसिक लॉ है तो उनके बारे में सीखना चाहिए। ओके, फिर से बता दे रहा हूँ, ये सारे के सारे लॉ बिल्कुल डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में आएंगे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कुछ कुछ इनको कोशिश करने की, ठीक है, एक्सप्लेन करने की। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपकी वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में डिटेल में आएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले में, ठीक है, वहाँ पे आएगा, ये आपने कुछ कर भी रखा है। ओके, एंगुलर मोमेंटम आपका रोटेशनल मोशन में आएगा और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका 12th क्लास में जाके आता है। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखने का कुछ खास है नहीं, लिखने में डेफिनेशन वही आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो आप पहले पढ़ते आए हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। बस कहने का मतलब ये है, इस पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी, अब एनर्जी एक तरीके की नहीं होती, बहुत तरीके की होती है। आपने जनरल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जीज के नाम सुने हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी तरीके की एनर्जीज हैं हमारे पास। उन सब एनर्जीज का सम इस यूनिवर्स में हरदम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जितनी भी तरीके की एनर्जी, जितने के मैंने नाम लिए और उनके अलावा जितनी भी बच गई, ठीक है, उन सब एनर्जीज का सम अगर आप करेंगे तो इस यूनिवर्स में उस टोटल जो एनर्जी है आपके पास कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। एक तो ये बोल दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, या फिर आप ये बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हरदम कंजर्व रहती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ओके, लिख लेना या तो आप ऐसा लिख लो कि पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लेना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ
total energy of this universe is always constant, is always constant। या फिर आप लिख सकते हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल वर्ड यूज होएगा, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम is always conserved, is always conserved, it can neither be created, it can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, it can only transfer from one form to another, from one form of energy to another, or transport from one place to another। ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है ना एनर्जी को, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है आपकी तो पावर प्लांट में बनती है, घरों तक आती है, तो ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। तो एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, क्रिएट नहीं कर सकते, जो यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है वही आप यूज करते हैं। ओके, तो क्रिएट नहीं कर सकते, क्रिएशन जो है वो भगवान ने या जिसने भी है वो पहले से ही मौजूद है एनर्जी, ठीक है, यूनिवर्स में एनर्जी पहले से ही मौजूद है, आप उसी एनर्जी को, उस नेचर की एनर्जी को ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करते रहते हैं बस। ऐसा नहीं है कि वो आपने क्रिएट कर दी, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, वो किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है, पर उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वायर के अंदर करंट जा रहा है तो कुछ एनर्जी वायर गर्म होने में लग जाती है, हीट की फॉर्म में चली जाती है, तो कुछ एनर्जी कम हो गई, जब आपको वायर में जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी भेजी थी इधर उतनी नहीं मिल रही, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, पर ऐसा नहीं होता, वो रास्ते में हीट की फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज हो गई। तो हरदम चेंज होती रहती है दूसरी फॉर्म में, कभी डिस्ट्रॉय वाला वर्ड नहीं आएगा आपके पास, ना क्रिएट होएगी ना डिस्ट्रॉय होएगी। तो कभी आपको एक स्टेटमेंट पूछ ली जाए कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ट्रू और फॉल्स, तो ये आपके पास ट्रू है, टोटल एनर्जी हरदम कंजर्व रहेगी। ओके, फिर आपका क्या चलता है कि इसमें एग्जांपल दे दो कि भाई ये कंजर्वेशन लॉ बता दो और इसका एग्जांपल दे दो। तो कंजर्वेशन लॉ तो ये हो गया, मैं इनको रब कर रहा हूँ, इनको बारी बारी से हम डिस्कस करने हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल वैसे दिए जा सकते हैं, मैं आपको जनरली 2 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो आप इलेक्ट्रिसिटी घरों तक आती है उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल यही है। होता क्या है, आप डैम बनाते हैं, ठीक है, ये आपने एक डैम बना दिया, डैम जनरली हाइट वाली जगह पे बनता है, जैसे कि पहाड़ों के आसपास इधर। तो डैम में क्या होता है कि पानी जो ऊपर से आ रहा है उसको हाइट पे रोक लिया जाता है, पानी को रोक के और फिर गिराया जाता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया उसको गिराया जाता है, गिरने के बाद नीचे टरबाइन लगे रहते हैं पंखे से टाइप के, ठीक है। टरबाइन पर पानी गिरता है तो टरबाइन घूमते हैं, भाई जैसे आप एक ऐसा चक्री सी बना के हवा में वो खेल खेलते हैं ना, एक चक्री सी बना के हवा में भागते हो तो वो चक्री घूमने लग जाती है, तो हवा की वजह से चक्री घूम सकती है, तो इसी तरीके से पानी डलने से टरबाइन भी घूम सकते हैं। ओके, हवा की वजह से पवन चक्कियाँ तो देखी या सुनी होगी आपने, है ना, जिससे आप विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, पवन चक्की, विंड मिल जिसको बोलते हैं। ओके, तो वो भी हवा की वजह से घूमती है, तो हवा की वजह से घूम सकती है, तो पानी की वजह से टरबाइन भी घूम सकते हैं। जैसे ही वो टरबाइन घूमते हैं तो वो आप 10th क्लास में इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ के आए हैं। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप पढ़ के आए थे कि एक कोयल होती है, वो कोयल 2 चुंबक के बीच में रखी होती है, 2 मैग्नेट्स के बीच में कोयल घूमती है मैग्नेट के बीच में, फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है और जिसकी वजह से करंट बनता है ना, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट। ओके, तो वो जो टरबाइन है, टरबाइन का एक हिस्सा उस कोयल से जुड़ा होता है जनरेटर की,
वो कोयल मैग्नेट्स के बीच में रखी रहती है। वो जैसे ही टरबाइन पानी के गिरने से घूमी, उसी वजह से कोयल घूमी, कोयल मैग्नेट के बीच में रखी थी, तो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, जो आप 10th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ चुके। तो जैसे ही वो टरबाइन की वजह से कोयल घूमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट बनता है, इस तरीके से बनता है। तो देखो होता क्या है, वो सारा प्रोसीजर थोड़ा सा देख रहे हैं। डैम बनाया, डैम पर इधर ये ऐसा पानी इकट्ठा हो रखा था, वाटर इकट्ठा हो रखा था, ठीक है। इस डैम की हाइट होती है कुछ h हाइट होती है, और आप है ना पढ़ के आए हो पोटेंशियल एनर्जी की हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसका फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, और ये चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था। तो mgh इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है इस टाइम पे। देखिए ये कहाँ से आया था, मान लो मैं इस मार्कर को या एक बुक को h हाइट ऊपर लेके जाता हूँ, मार्कर या बुक को h हाइट ऊपर लेके जाता हूँ, तो होता क्या है, देखो मान लो ये बुक है, इसको मैं इस जगह से ऐसा h हाइट ऊपर लेके जाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं mgh फॉर्मूला दिखा रहा हूँ आपको, h हाइट ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसको ऊपर ले जाने में मेरे को वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से इसको लगातार नीचे खींच रही है। अर्थ तो हर चीज को नीचे खींचती है ना भाई, सबको पता है। हमारा वेट ही उसकी वजह से होता है कि अर्थ हमको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है। तो अर्थ इसको नीचे खींच रही थी, तो एक नीचे की तरफ इसको खींचा जा रहा था, और मेरे को इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसको अर्थ नीचे खींच रही थी, मेरे को ऊपर लेके जाना है, तो ये अपने आप से तो जाएगा नहीं, मेरे को अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो मेरे को एनर्जी खर्च करनी है, तो मतलब कि मैं वर्क करूंगा इस पर। मैं वर्क करके इसको h हाइट ऊपर लेके गया, क्योंकि अपने आप से नहीं जा रहा था, मेरे को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो मैं वो वर्क डन अगर निकालता हूं, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप 9th क्लास तक इतना ही फॉर्मूला पढ़ते हैं। फोर्स कितना, फोर्स कौन है, जो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, सेंटर की तरफ अर्थ mg फोर्स से खींचती है किसी भी बॉडी को, m मास की बॉडी को g ग्रेविटी से अपनी तरफ खींचती है। 9th क्लास में फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, किसी चीज का वेट का फॉर्मूला होता है mg, ओके। तो फोर्स कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, नीचे से ऊपर कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, h हाइट ऊपर गए ना, तो h डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो वर्क डन आया mgh, और इसी को बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो किसी भी h हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाओ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है mgh के बराबर आता है, ओके। तो जो ये पानी पहले से ही h हाइट पे है, तो इसके पास mgh करके पोटेंशियल एनर्जी है। m इज द मास ऑफ दैट ऑल वाटर, जितना भी पानी है उसका मास जो है वो m है। g इज द ग्रेविटी ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th क्लास। h इज द हाइट, ओके, जितनी हाइट पर वो डैम बनाया गया वो। तो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है इस हाइट पर। अब पानी को, एक एनर्जी की बात होगी पोटेंशियल एनर्जी, पानी को यहां से गिराया गया, ठीक है, मोशन, पानी गिरने लगा है तो उसके पास मोशन आ गया, ठीक है। जब ये पानी गिर रहा है तो इसकी हाइट कम होती जा रही है, पहले h हाइट पे था, फिर मान लो पहले 100 मीटर पे था, फिर 75 पे आ गया होगा, 60 पे आ गया, 50 पे आ गया। तो इस टाइम पे जब ये गिर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर आप एक बुलेट फायर करते हो बंदूक से, तो उस बुलेट में मोशन की वजह से एनर्जी होती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो पानी गिर रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी थी, पर पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज हो रही है, लगातार घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि हाइट घट रही है। हाइट भाई लगातार कम हो रही है ना, 100 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, तो हाइट कम होगी, तो mgh फॉर्मूले से आप देख रहे हैं h की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी उतनी नहीं है जितनी ऊपर थी, घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते जब हाइट 0 हो जाएगी, तो h को 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, पर इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी पढ़ के आए हैं 9th क्लास में, हाफ mv² होता है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इस टाइम पे बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। पर आप किसी भी पॉइंट पे देखोगे, अगर इस पोटेंशियल एनर्जी और इस काइनेटिक एनर्जी को आप जोड़ते हो ना, तो ये जितनी उसकी स्टार्टिंग में एनर्जी थी ना, उसी के बराबर आती है, ओके। हाँ, कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में भी लॉस होते हैं। पानी जब ऊपर से गिरता है तो आवाज भी आती है ना आपके पास, ठीक है।
साउंड की फॉर्म वाली कुछ मैं इधर वो भी ऐड कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे साउंड भी है, साउंड एनर्जी भी है। ओके, जब पानी गिर रहा हो तो आवाज़ भी होती है ना भाई आपके पास, साउंड एनर्जी भी है। अब जैसे ही पानी नीचे आया, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से टरबाइन लगे हुए थे, ठीक है। टरबाइन पर पानी गिरा तो टरबाइन घूमने लग गया, टरबाइन पर पानी गिरा तो टरबाइन घूमने लग गया। जो ये सारी की सारी एनर्जी थी वो टरबाइन को रोटेट कराने में चली गई, तो ये रोटेशन वाली एनर्जी बन गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। हुआ क्या, पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और प्लस साउंड एनर्जी में। फिर ये सारी की सारी जो एनर्जी थी टरबाइन पर गिरने के बाद टरबाइन को घुमाने में चली गई, जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन है। यहाँ पर भी कुछ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, आवाज़ आएगी, पानी गिरेगा तो इस फॉर्म में चलेगी, ठीक है। ये टरबाइन आगे जाके एक कोयल से कनेक्ट होता है, इस तरीके से कोयल होती है, कोयल जो कि आपके पास मैग्नेट के बीच में रखी रहती है। और फिर यहाँ पे आप सभी पढ़े हो कि रिंग्स लगी रहती हैं, रिंग्स पे यहाँ पे ब्रश होती है आपके पास, और ये फिर आगे जाके घरों में जाके सप्लाई हुआ रहता है। इस तरीके से आपने जनरेटर की वर्किंग पढ़ी हुई है। ये मैग्नेट आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो इसकी रोटेशनल एनर्जी यहाँ पर किस में चेंज होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। रोटेशनल एनर्जी से क्या चेंज आ गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहीं पर भी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती आ रही है। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, प्लस जब ये वायर से ट्रेवल होएगी तो कुछ हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आप सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ के आए हो, I स्क्वायर RT इज द हीट प्रोड्यूस इन द वायर, ठीक है। किसी टी टाइम के लिए R रेजिस्टेंस वाले वायर में अगर आप करंट देते तो I स्क्वायर RT, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस, T इज द टाइम, तो इतनी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो जो ये करंट और हीट एनर्जी में चेंज होगी, ये सारी की सारी रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और जितनी थोड़ी बहुत बची वो घरों तक आई। घर में आके अगर फैन में गई तो विंड एनर्जी में चेंज होगी, अगर आपके पास बल्ब में गई तो लाइट एनर्जी में चेंज होगी, है ना। हीटर में गई तो फिर से हीट एनर्जी में चेंज हो गई। तो इस तरीके से एनर्जी चेंज होती गई। अब आप ये बीच में आने वाली, सबसे ऊपर वाली को छोड़ दो, बीच में आने वाली सारी एनर्जीज का अगर आप सम करते हैं तो ये सारी एनर्जी इस जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी उसी के बराबर आएंगी, ठीक है। या फिर लास्ट में जहां पर आपने यूज किया है, बीच में जहां जहां तक यूज हो गया उन सब एनर्जीज को जोड़ दो। आप क्या देखोगे, उन सब एनर्जीज का सम उतना ही बनेगा जितना स्टार्टिंग में ये था, ओके। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती बेशक से चली जाती है, पर अगर आप टोटली देखेंगे ना सभी एनर्जीज का सम आपके पास कंजर्व रहता है, एक सा रहता है, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही बाद में रहेगा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। जैसे मान लो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लो दो बॉडीज आके टकरा गई, कोलिजन हो गया, तो उनकी शुरुआत में कितनी वेलोसिटी थी, बाद में कितनी हो जाएगी, ये सब निकालने के लिए ऐसे लॉ बड़े हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हरदम ही वैलिड है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल ऑलवेज बी कंजर्व, ओके। तो ये इसका एक बड़ा जनरल सा एग्जांपल था, एनर्जी आपके पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने का, ओके। इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट में जाके जो टोटल एनर्जी बनी वो जो स्टार्टिंग में एनर्जी थी उसी के बराबर आएगी। टोटल एनर्जी से मेरा मतलब है हर तरीके की एनर्जी जो बीच में आई ना उसको जोड़ते चले जाओ। यहाँ पे एक आध छूट भी गई होगी, वे सब भी आपने कंसीडर करनी है। अगर सबको कंसीडर करके चलते हैं तो आप देखेंगे टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। बाकी ये टॉपिक आगे जाके फिर से डिटेल में आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट यूनिट में इतना ही इसको कर सकते हैं। ज़्यादा आगे जाके हम इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे चीज़ों पे। बाकी आगे जाके जब फोर्थ यूनिट में जाके इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसको अप्लाई करना भी सीखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट जगह पे, ओके, ठीक है। सो लेट्स continue to the other conservation law, that was conservation of linear momentum, that too you have studied in your 9th class। 9th क्लास में ये आपने पढ़ा है, जहाँ पे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे वहीं पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आया था, ऑलराइट, ठीक है।
ये लॉ बहुत बेसिक है, हर जगह पे वैलिड है, यूनिवर्सल लॉज है। यहाँ पे इनको ये वॉयलेट होने का वो नहीं, सवाल नहीं उठता। कंजर्वेशन ऑफ, मैं लिखने जा रहा था लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। वैसे तो आप इसको न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ चुके हो, है ना, फिर भी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पहले लीनियर मोमेंटम देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है आपके पास, डिटेल में आएगा ये भी आगे जाके थर्ड यूनिट में, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट विद इन ए बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट विद इन ए बॉडी, या आप क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम लिखा है तो ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन प्रेजेंट विद इन ए बॉडी। अगर एक बॉडी के अंदर मोशन प्रेजेंट है तो आप उसको बोलेंगे कि इसके पास लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोशन प्रेजेंट है। अगर मान लो ये बॉडी मूव कर रही है ऐसे, तो आप बोलेंगे इसके पास मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। हालांकि इसके डिटेल में जाएंगे आगे जाके, थर्ड यूनिट में लीनियर मोमेंटम ही पढ़ना है हमको, तो यहाँ पे इतना डिटेल में मैं इस टॉपिक में नहीं घुस रहा हूँ भी, ठीक है। हालांकि ये फोर्स को डिफाइन करने के लिए बनाया गया था। तो देखिए आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी, dp बाई dt, है ना। ये आपने खाली p बाई टी किया होगा, p इज द मोमेंटम, p इज द dt, या आपने जनरल आपने ये पढ़ रखा है फिजिकल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। d बाई डी टी इसको बोलते हैं, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। जब भी कभी आपको ये d लिखा दिख जाए तो d का क्या मतलब है, स्मॉल चेंज इन ए क्वांटिटी। तो अगर d के साथ p लिखा, मोमेंटम लिखा, तो मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। और फिर नीचे चेक करो, नीचे लिखा d किसके साथ, टाइम के साथ, तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, टाइम में स्मॉल चेंज होने के साथ कितना स्मॉल चेंज मोमेंटम में आया, डी का, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में कितना स्मॉल चेंज आया है ये, ऑलराइट। आपने 9th क्लास तक डी लिखना नहीं सीखा है, अभी 11th क्लास में हम इसको सीखेंगे, इसका मतलब वगैरह सब आएगा। एकदम से सब नहीं उड़ा रहे, धीरे धीरे हम चीज़ों को चल रहे हैं, ओके, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ए मोशन प्रेजेंट विद इन ए बॉडी, ये लो क्या बोलता था कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स कौन सा होता है एक्चुअली में, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स की बात नहीं हुई थी, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब किसी बॉडी पे बाहर से जो फोर्स लगाया गया, मान लो मैं एक मेज को पुश करना चाहता हूं, तो मैं जो उस पर फोर्स लगा रहा हूं वो एक्सटर्नल होएगा, मेज के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स चल रहा है वो इंटरनल होगा, ठीक है। मैंने जो फोर्स लगाया है बाहर से वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये फोर्स होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो ये क्या बोलता है, जब तक आप ये एफ फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक ये एफ फोर्स जो है ये आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। भाई एफ को जीरो कर दोगे तो चेंज मोमेंटम का बचा ही नहीं, ठीक है। एफ को जीरो कर दो, अगर लेफ्ट साइड जीरो होगी तो राइट साइड भी जीरो हो जाएगी ना आपके पास। तो ये क्या बोलता है, जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया किसी बॉडी के ऊपर, तब तक उसका जो लीनियर मोमेंटम है, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो चेंज नहीं होएगी। यही आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे, एक बॉडी के मोशन को, एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट मोशन को आप चेंज नहीं कर सकते, या उसके लीनियर मोमेंटम को आप चेंज नहीं कर सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, इन दी अब्सेंस, मतलब कि इसके लगने का कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है तो एक कंडीशन है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की अब्सेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड है। इन द अब्सेंस of external force, in the absence of external force, the linear momentum
ऑफ ए सिस्टम, ध्यान देना सिस्टम लिखा है, ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड, कंजर्व का मतलब है डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम, कंजर्व का मतलब ये होता है। इन द अब्सेंस, इसको याद रखेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और एक वर्ड यूज हुआ है सिस्टम। सिस्टम कब बनता है? दो या दो चीजों का, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक जगह पे आ जाती हैं तो वो कंबाइन करके सिस्टम बनाते हैं। जैसे मैं अकेला सिस्टम नहीं हूँ, ठीक है, पर मैं ये मार्कर और इस बोर्ड के साथ इस टाइम पे एक सिस्टम बना रहा हूँ। तो हमारा सिस्टम क्या है? बोर्ड है, ये फ़ोन जो रिकॉर्ड कर रहा है, मार्कर है, माइक है, ये सब एक सिस्टम बना रहा है। पर डिटेल में जाए तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम मिलके, बहुत सारे एटम भी तो आपस में कंबाइन है, तो वे भी एक सिस्टम बना रहे हैं आपके पास। ओके तो सिस्टम का मतलब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स का ग्रुप आ जाए एक जगह पे, जो कि एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हो, तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट, ठीक है, ये आपके पास हरदम कंजर्व रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट चल रहे हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाए आप इसके मोमेंटम में चेंज कर सकते हैं। अगर मोमेंटम चेंज हो गया तो पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा मतलब कि चेंज हो गया, चेंज हो गया तो कंजर्व नहीं रहा, कंजर्व नहीं हुआ तो मोमेंटम का ये लॉ वैलिड होना बंद हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन ही क्या है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल आपके पास क्या है? सपोज करो आप एक बाइक चलाते हैं, ठीक है, बाइक या फिर लड़कियां हैं तो स्कूटी, लड़कियां भी बाइक चलाती हैं आजकल ना, तो बाइक या स्कूटी, लड़का है तो बाइक, लड़की है तो स्कूटी, समझ सकते हैं ना। तो क्या हुआ, आप इसको 100 की स्पीड से भगाए हुए हैं, ठीक है, 100 की स्पीड से भगा के आपने, मतलब खुला रोड है, डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके, खुला रोड है, 100 की स्पीड से आपने भगाया और क्या किया, चाबी बंद कर दी, इंजन बंद कर दिया, है ना। तो होगा क्या, जैसे ही इंजन बंद किया, एक्सटर्नल फोर्स लगने बंद, आप क्या देखते हैं? पहले एक आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं कि गाड़ी ऐसे 100 की स्पीड से, बाइक 100 या स्कूटी 100 की स्पीड से आ रही थी, जैसे आपने चाबी बंद करी, क्या वहीं पे रुक जाती बिना ब्रेक लगाए? बिना ब्रेक लगाए नहीं रुकती, बाइक आपकी थोड़ी दूर तक जाती है, 50 मीटर, 40-50 मीटर दूर जाएगी और फिर धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, तब जाके रुकती है, ठीक है। बॉयज जब तक ब्रेक ना लगाए तब तक गाड़ी नहीं रुक रही है। गर्ल्स हालांकि पैरों से रोकती हैं, ब्रेक तो लगाती नहीं है ना, जूती घिसती रहती है ना। ओके ठीक है आपने क्या किया, 100 की स्पीड से चलाया, 100 किलोमीटर पर आवर, बिना ब्रेक लगाए बस इंजन को बंद किया, तो आप देखते हैं एकदम से नहीं रुकी, वो कुछ आगे जाके रुकी है। तो अगर वो रुक गई, पहले उसके पास कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन थी, सबको समझ में आ रहा, कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन थी, मतलब उसके पास लीनियर मोमेंटम था, क्वांटिटी ऑफ मोशन को ही लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। ये सीधी चल रही थी, इसके पास लीनियर मोमेंटम था, आपने ब्रेक तो अप्लाई नहीं किया, ब्रेक अप्लाई नहीं किया, आपने चाबी बंद कर दी, ये कुछ दूर जाके रुक गई। अगर रुक गई तो उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं बची, क्वांटिटी ऑफ मोशन नहीं बची तो मतलब लीनियर मोमेंटम नहीं बचा। अब आप क्या बोल रहे हो, इस सिस्टम के पास पहले तो लीनियर मोमेंटम था, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाया, मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाए, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाए, फिर भी ये जाके उधर रुक गई, तो क्या लीनियर मोमेंटम का लॉ वायलेट हो गया? क्योंकि लीनियर मोमेंटम का लॉ तो ये बोलता है एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा रखा है तो जितना पहले क्वांटिटी ऑफ मोशन था उतना ही रहना था। 100 की स्पीड पे बंद करी है तो इसको लगातार 100 की ही स्पीड से चलते रहना था जब तक ये इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स से रोकने वाला ना आए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, इसको 100 की स्पीड से ही रहना था। तो क्या लीनियर मोमेंटम का लॉ वायलेट हो गया? तो मैं आपको बता चुका हूं ये लॉ वायलेट नहीं होते। ओके, ये लॉ एकदम फंडामेंटल लॉ है, यूनिवर्स में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं आप इन लॉज को। ओके, इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक, मतलब कि एटम के अंदर से लेके एटम के बाहर तक, आप बड़ी बॉडीज के लिए से लेकर छोटी बॉडी तक कहीं पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, इतना फंडामेंटल लॉ है। तो ये गलत नहीं हुआ, वहां पर जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स रहा होगा जो बाइक रुकी है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। होता क्या है, रोड पे जब बाइक चल रही है, आपने जैसे ही 100 की स्पीड से जाके इंजन को बंद किया,
बाइक चल रही है तो बाइक के टायर जो है लगातार जमीन से कांटेक्ट में है, सड़क से कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है तो आपने एक फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा है, और आई थिंक ये 7th क्लास में या पहले ही आप इसको पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में ही, और 7th या 8th क्लास में शायद आप पढ़ चुके हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, टायर और सड़क के बीच में जो इमोशन हो रहा है उसको अपोज करता है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स आ गया। एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो लीनियर मोमेंटम की अब ये बात ही नहीं रही कंजर्वेशन वाली, क्योंकि इसकी कंडीशन है एब्सेंट होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 100 की स्पीड से आया है, ये 100 की से ही चलता रहता, बिना ब्रेक लगाए रुकता ही नहीं। बाइक बिना ब्रेक लगाए नहीं रुकेगी अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर एब्सेंट होता। एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, हवा भी कुछ रेजिस्ट करती है। आप किसी चीज़ को हवा की दिशा में फेंकते हो तो ज़्यादा दूर जाती है, हवा से उल्टी दिशा में फेंकते हो तो कम दूरी पर जाती है, तो हवा वाला फ्रिक्शन भी उसको रोकता, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स मौजूद है इसलिए बाइक रुक गई, वरना रुकती ही नहीं। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के और एग्जांपल देख लो आप, ये आप अपना 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। एक वो बुलेट फायरिंग, रिकॉइलिंग ऑफ गन, आप सभी को पता होगा। जब एक गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो जैसे ही बुलेट आगे गई गन पे पीछे की तरफ झटका लगता है ना। अब ये कैसे हो रहा है, गन और बुलेट स्टार्टिंग में ऐसे रेस्ट पे दोनों की दोनों बिना फायर किए, तो गन और बुलेट एक सिस्टम बना रही है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक सिस्टम बनाती है, तो गन और बुलेट एक सिस्टम बना रही थी, दोनों की दोनों रेस्ट पे है, दोनों की दोनों रेस्ट पे है, तो इनके पास क्या कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन है? रेस्ट वाली चीज़ों के पास मोशन थोड़ी होता है। तो आप बोलेंगे नहीं भाई इनके पास मोशन नहीं है। अगर मोशन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, इनके पास लीनियर मोमेंटम कैसा है, 0। ठीक है, आपके पास दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया। आपके पास इस तरीके से एक गन है, ठीक है, इसके अंदर एक बुलेट थी, सॉरी फॉर द ड्राइंग, ये गन प्लस बुलेट सिस्टम है, गन प्लस बुलेट सिस्टम है, ये अभी रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो क्या इनके पास कोई क्वांटिटी ऑफ मोशन है? नहीं, रेस्ट वाली चीज़ों के पास मोशन कहाँ से आए? तो आप बोलेंगे इसका मोमेंटम 0 है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, तो इनिशियली इस सिस्टम का मोमेंटम 0 था। ठीक है, जैसे ही आप बुलेट को फायर करते हैं तो फिनोमिना क्या होता है, गन के अंदर जो बुलेट है, बुलेट के अंदर जो आपके पास बुलेट के अंदर जो बारूद होता है उस पर स्पार्किंग होती है। ठीक है, उस पर चोट लगी, उस पर स्पार्किंग होती है, तो वो इंटरनल प्रोसेस है, वो कोई एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आपने कोई मोशन नहीं दिया है, आपने ट्रिगर, आप बोलोगे ट्रिगर दबाया, तो ट्रिगर दबाने से कोई मोशन थोड़ी आया है, अभी भी रेस्ट पे है बुलेट और गन। ठीक है तो हाथ में ही ना। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना ट्रिगर दबाना वो एक्सटर्नल फोर्स है। ट्रिगर दबाने के बाद जो अंदर प्रोसेस हुआ, जो वो सब इंटरनल प्रोसेस है। गन के जो बुलेट पे बारूद में जो चिंगारी लगी वो इंटरनल प्रोसेस है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बुलेट आगे की तरफ गई। ठीक है, बुलेट जैसे ही आगे की तरफ गई है तो आप क्या बोलेंगे कि बुलेट के पास तो क्या आ गया, मोशन। बुलेट के पास आ गया मोशन, मोशन आ गया तो इसके पास आ गया कुछ लीनियर मोमेंटम, इसके पास क्या आ गया, कुछ लीनियर मोमेंटम। तो आपको क्या बोला गया था कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये बुलेट और गन की अंदर की बात है, जो भी बुलेट फायर हुई है ये इनके अंदर की बात है, अंदर की बात है, तो वो इंटरनल फोर्स है ना कि एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, मैं तो स्टार्टिंग में 0 था, मेरे को अभी भी 0 रहना है। पर आप क्या बोलते हैं कि गन के पास तो कुछ लीनियर मोमेंटम आ गया, अब इसको 0 करना पड़ेगा। भाई लो क्या बोलता है कि स्टार्टिंग में 0 था तो बाद में भी 0 होगा, इस बुलेट के पास मोमेंटम कैसे आ गया, इसको 0 करो। तो होता क्या है, अगर ये बुलेट उस तरफ 50 का मोमेंटम लेके गई है ना, तो इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए गन पीछे की तरफ जाती है। गन, ये लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर से आपके पास आगे की तरफ पॉजिटिव लेते हो तो पीछे की तरफ वाला नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए, 0 करने के लिए, जो आपकी गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है उतने ही मोमेंटम से जितना मोमेंटम ये आगे लेके गई है। तो अगर टोटल मोमेंटम चेक किया जाए, मैंने बताया उस तरफ का पॉजिटिव लोगे तो इस तरफ का नेगेटिव, तो ये +50 है तो इसको -50 लेना पड़ेगा। टोटल देखोगे दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही मोमेंटम है अभी भी। ठीक है, तो गन जो रिकॉइल हो रही है ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की वजह से होती है।
ओके, आप एक किश्ती पर खड़े हैं, किश्ती से किनारे पे किश्ती खड़ी है, तो जब आदमी उस किश्ती के ऊपर खड़ा है तो दोनों रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो कोई लीनियर मोमेंटम नहीं, मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो लीनियर मोमेंटम नहीं, तो स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो। जैसे ही आदमी आगे जंप करता है तो आदमी के पास मोशन आ गया। मोशन आ गया मतलब लीनियर मोमेंटम आ गया। लीनियर मोमेंटम आ गया तो मतलब कि स्टार्टिंग में जीरो था, और ये जब आदमी जंप करता है तो वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जंप करता है। ओके, इन सिस्टम का इंटरनल मैटर है वो जंप करना। उसने किश्ती पे फोर्स लगाया, फिर किश्ती ने उसको आगे धकेला, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो वो इंटरनल मैटर है, इंटरनल फोर्सेज है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो आदमी ने आगे मोमेंटम गेन करा तो उसके पास मोमेंटम आ गया। अब कंजर्वेशन लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, मैं स्टार्टिंग में मोमेंटम जीरो था तो अब भी जीरो होना चाहिए, मैं नहीं मान रहा। तो आदमी ने आगे मोमेंटम गेन करा तो किश्ती पीछे की तरफ जाएगी। कभी देख लेना किनारे पे किश्ती से आगे कूद के देखना, किश्ती पीछे जाएगी। वो क्यों गई? क्योंकि उसको मोमेंटम को कंजर्व करना था। इसने जितना आगे गेन कर लिया उसको पीछे जाके उसको कैंसिल आउट करना होता है, गन की तरह। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी आप इसको दे सकते हैं। इस तरीके से बॉडीज अपना जो लीनियर मोमेंटम है उसको कंजर्व रखती है। और ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की कंडीशन क्या है? ये तभी लगता है जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस अब्सेंट हो। तो दो कंजर्वेशन लॉ हो गए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो कहीं ऑफ ना हो गई हो। ऑफ हो जाती है, ठीक है। ऑल राइट, दो कंजर्वेशन लॉ हो गए। थर्ड वाला जो है अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर भी अभी बता देना है क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं इससे डील किया है, ठीक है। पहले कभी नहीं आया ना आपका एंगुलर मोमेंटम की बात। आई थिंक नहीं, पहले हुआ ही नहीं, ना 9th क्लास में, ना 10th क्लास में, ना किसी और क्लास में। बट इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। बल्कि हालांकि ये डिटेल में कहाँ पे आएगा आपके पास, 5th यूनिट में करेंगे डिटेल में। ये सारे टॉपिक आगे जाके डिटेल में आएंगे। ओके, तो अभी बस इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी आगे जाके डिटेल में आ जाएगा। ये भी एक आपके पास फंडामेंटल लॉज में से एक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वहां पे क्या था? लीनियर मोमेंटम। जब बॉडीज के पास लीनियर मोशन हो, मतलब कि एक सड़क है या एक सीधा रास्ता है, उस पर सीधी सीधी चल रही है बॉडी, ठीक है, उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। जब बॉडी के पास लीनियर मोशन होता था तो उसको बोलते थे, क्वांटिटी ऑफ मोशन को, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन को क्या बोलते थे? लीनियर मोमेंटम। इसी तरीके से बॉडी रोटेट भी तो कर सकती है। जैसे एक बॉल घूम रही है, अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ घूमती है ना भाई। अर्थ खुद के चारों तरफ, खुद के एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रही है, खुद के एक्सिस पर भी घूम रही है, और सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो ये रोटेशन वाली जहां पर भी बात आती है तो क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, ये क्या बनाती है आपके पास? एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन क्या होता था आपके पास? लीनियर मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन आपके पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। ओके, रोटेशन वाली चीजों के पास आएगी ये चीज। मोशन होना चाहिए पर एंगुलर होना चाहिए, घूमने वाला मोशन होना चाहिए, या खुद घूम रही हो या किसी चीज के चारों तरफ घूम रही हो, तो वो एंगुलर वर्ड इधर आ जाएगा। जैसे आपका लट्टू घूमता है तो घूम रहा है, तो पंखा घूमता है तो घूम रहा है। इन सब के पास एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम इनका बना रही है। ओके, तो जैसे उधर एक कंडीशन थी वैसा ही इधर है। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, वहां पे फोर्स होता था। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है टॉर्क, यहां पे वर्ड यूज हो रहा है टॉर्क। वो जो फोर्स वर्ड होता है ना वो लीनियर मोशन में यूज होता है। जब भी फोर्स को, एंगुलर मोशन में फोर्स का नाम आप टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। इसकी डिटेल आगे वाले लेक्चर्स में रहेगी, मैं इसको बस अभी लिख देता हूँ। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है आपके पास रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट आए हैं उसको टॉर्क बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक दरवाजा है, दरवाजा आपका एक जगह से फिक्स होता है और आप हैंडल को पकड़ के ऐसे खोलते हो। तो आपने क्या किया? दरवाजा तो सभी अपने दिमाग में इमेज बना सकते हैं ना। एक दरवाजा है, एक जगह पे वे कुंडी सी लगी रहती है, मतलब कब्जा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक जगह से फिक्स होता है दरवाजा,
आप क्या करते हैं, दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं और या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं। पुश करना या पुल करना ये एक फोर्स लगाना होता है, ठीक है। फोर्स इज एन आपके पास एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि पुश या पुल की फॉर्म में होता है आपके पास, है ना। फोर्स की डेफिनेशन कर चुके हैं। तो आपने क्या किया, हैंडल को पकड़ा और पुश या पुल किया, ये तो होता है लीनियर फोर्स। पर इस लीनियर फोर्स की वजह से दरवाजा घूम रहा है। दरवाजा एक जगह से ऐसा फिक्स होता है और फिर उसी के आगे पीछे ऐसे बंधता है या खुलता है। दरवाजा एक जगह से फिक्स है, उस फिक्स वाली जगह के चारों तरफ रोटेट करता है दरवाजा, चारों तरफ नहीं मतलब आधा, यहाँ तक जाता है यहाँ तक जाता है, तो वो रोटेशन होती है, ठीक है। दरवाजा आपके पास कुछ इस तरीके का है, जैसे मान लो ये तो फिक्स है, इधर से ये हैंडल है, तो यहाँ से यहाँ उधर जाएगा, यहाँ बंद हो गया तो इधर आके खुल गया, इस तरीके से। तो ये रोटेशन है, एक एक्सिस के इधर गया और इधर आया, ये रोटेशन है। तो मैंने क्या किया था, लीनियर फोर्स लगाया था, उसकी वजह से जो ये रोटेशन आई है, इस रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, ये आगे जाके आते रहेंगे, अभी से सब कुछ बताना है हमने, ओके। तो आपको याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, एक तरीके का फोर्स ही है जो कि एक्सटर्नल, जो कि एंगुलर मोशन में यूज होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इसकी भी स्पेलिंग वही, मतलब कि स्टेटमेंट वैसी ही है, बस अब्सेंस है किसकी, अब की बार टॉर्क की, उधर फोर्स की थी, और सिस्टम वर्ड यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहेगा, बस एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक तरीके से फोर्स ही है ये, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, या इनर्शिया टाइम्स ओमेगा, वो नहीं बता रहा अभी, इतना याद रखो, एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम क्या है, उस सिस्टम का मास जिसका आप लीनियर एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, जैसे अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास, ठीक है। मून की बात कर रहे हैं तो मून का मास। आर क्या है, उसके सेंटर से उसके एक्सिस तक का डिस्टेंस। जैसे मान लो ये दरवाजा है, दरवाजे पे फोर्स कहाँ पे लगाया गया, हैंडल पे फोर्स लगाया गया ना उसके, और रोटेट कहाँ करता है दरवाजा, उसके एक्सिस के अलोंग, जहाँ से फिक्स होता है दरवाजा वहाँ पे उसका एक्सिस होता है। तो उस हैंडल से लेके इस एक्सिस तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, ठीक है। जिस एक्सिस के थ्रू चीज रोटेट कर रही है, देखो रोटेट जरूर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम की बात ही तब आएगी जब रोटेशन की बात हो रही हो, ओके। तो कोई भी चीज रोटेट करती है तो किसी एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करती है। मान लो आप घर में अपना पंखा देखते हैं, तो पंखा किस चीज के अलोंग रोटेट करता है, एक ऐसा सीलिंग से एक ऐसा डंडा सा आया होता है, वो फिक्स होता है और पंखा इसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। तो जो ये डंडा आपके पास फिक्स है, इसको इसका एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। अर्थ की बात करें तो अर्थ भी अपने चारों तरफ रोटेट करती है, तो अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो फिक्स रहता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ का एक्सिस होता है। अर्थ की बात करें, अर्थ तो ये एक्सिस होता है अर्थ का नॉर्थ साउथ, इसी के चारों तरफ रोटेट करती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो कोई भी चीज रोटेट करती है, जैसे लट्टू रोटेट करता है तो लट्टू में जो वो कील डली होती है उसी के अलोंग ऐसा चारों तरफ रोटेट कर रहा होता है, तो वो इसका एक्सिस होता है। तो एक्सिस से जहां पर आपने फोर्स लगाया है वहां तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, ठीक है, एक्सिस से। और ओमेगा क्या होता है, इसको जो ये डब्लू लिखा हुआ है ना, ऐसा डब्लू, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपने वेलोसिटी नॉर्मल पढ़ी हुई है, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, रोटेट करने की स्पीड एक तरीके से। अभी इतना याद रखो, रोटेट करने की स्पीड, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है। जैसे बाइक का टायर रोटेट करता है, ठीक है, मान लो 1 सेकंड में 1000 बार घूम रहा है, तो वो उसकी स्पीड है एक तरीके से, ओके, रोटेट करने की स्पीड, तो उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। अगर किसी के पास अच्छी सी बाइक है जैसे अपाचे वगैरह, पल्सर वगैरह, तो उसमें जो आपका स्पीडोमीटर होता है उसमें RPM लिखा रहता है, रोटेशन पर मिनट, 10, 11, 12, 1000 गुना में 1000 या 10,000 ऐसा लिखा रहता है। तो वो क्या बताता है, टायर कितनी 1 सेकंड में कितना रोटेट कर रहा है, RPM, रोटेशन पर मिनट, PM लिखा है तो RPS लिखा है तो रोटेशन पर सेकंड, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार रोटेट किया वो बताता है। तो वो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी होती है आपके पास, ओके। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी।
तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ये मैंने डिटेल में आगे जाके आएगा, मैं जस्ट अभी आपको इनके इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ये कहाँ यूजफुल है इस तरीके से। ओके, तो एग्जांपल में देखिए, दो एग्जांपल देते हैं। ये मान लो सन है और सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है या कोई भी प्लेनेट रोटेट कर रहा है। आप सभी को पता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है प्लेनेट, सर्कुलर मोशन में रोटेट नहीं करता। अर्थ सन के चारों तरफ अंडाकार शेप में रोटेट कर रही होती है। ओके, और सन ऐसा नहीं बिल्कुल सेंटर में होता है। अंडाकार जो इलिप्टिकल शेप होती है उसका सेंटर एक नहीं होते, दो सेंटर होते हैं, तो बीच में नहीं है। सन किसी एक किनारे के थोड़ा सा पास होता है, तो मान लो सन थोड़ा सा इस वाले किनारे के पास है। तो प्लेनेट जब आपका रोटेट कर रहा होता है, देखो ये प्लेनेट है, सन के चारों तरफ घूम रही है, तो इस टाइम पे सन उस एक्सिस का काम कर रहा है। तो सन एक्सिस है, जिस भी चीज के चारों तरफ कोई चीज रोटेट कर रही है वो उसका एक्सिस होता है। जैसे पंखा आपके पास उस बीच वाले डंडे के चारों तरफ घूम रहा था तो वो डंडा एक्सिस हो गया था। इसी तरीके से ये सन के चारों तरफ घूम रहा है तो सन एक्सिस है, तो सन इधर एक्सिस का काम कर रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो सन से इस प्लेनेट के डिस्टेंस को आर बोलेंगे, एक्सिस से उस जगह तक के जहाँ पे फोर्सेस की बात हो रही है उस डिस्टेंस को आर बोलते हैं। ठीक है, अब जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही होती है तो उस टाइम पे किस वजह से अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड वी नो दैट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं सन के। ठीक है, तो वो इनका इंटरनल मैटर है जो ये, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इक्वल और अपोजिट लगता है दोनों चीज़ों पे। अर्थ हम पे जितना फोर्स लगा रही है हम भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहे होते हैं, ये इक्वल अमाउंट में लगते हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ओके, तो ये इंटरनल मैटर है जो कि इक्वल बट अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल कोई फोर्स इधर नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क क्या थी स्टेटमेंट की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जितना स्टार्टिंग में था सिस्टम का उतना ही बाद में रहने वाला है। ओके, नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ दैट वाज mr स्क्वायर ओमेगा। m इज द मास ऑफ अर्थ, अर्थ सन सिस्टम पूरे सिस्टम का मोमेंटम की बात करते हैं। अर्थ सन सिस्टम का मास वो, r इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड ओमेगा जिस स्पीड से ये इधर रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ वो थी। ओके, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इन सबको मास की वैल्यू रखो, r की वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर करो, ओमेगा की वैल्यू रखो, कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो इतना था इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में अर्थ की वैल्यू। ओके, एंगुलर मोमेंटम की। अब मान लो अर्थ रोटेट करती करती इस पॉइंट पे पहुंची। ठीक है, रोटेट करती करती इस पॉइंट पर पहुंची और आपको पता है कि ये पॉइंट सन के ज्यादा पास है। मान लो इसको मैं r1 नाम दे लेता हूं। वी नो दैट r1 इज लेस देन r, क्योंकि सन बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, किसी एक पॉइंट के ज्यादा पास होता है। तो आप बोलोगे अर्थ इस टाइम पे सन के ज्यादा क्लोज है, ये क्लोज डिस्टेंस है, ये आपके पास दूर वाला डिस्टेंस था। तो जब अर्थ दूर थी अब अर्थ पास आ गई, अर्थ पास आ गई तो अब देखो ध्यान से क्या होगा। अर्थ पास आई तो क्या r की वैल्यू घट नहीं गई, r की वैल्यू चेंज होगी, r की वैल्यू कम होगी। r की वैल्यू अगर कम होगी तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो m तो चेंज नहीं होगा, अर्थ और सन का मास जितना था कुल मिला के पहले जितना था वो अभी भी उतना रहना, तो m तो चेंज नहीं हुआ, m को भूल जाओ। r कम हो गया, अगर नहीं हो जाएगा भाई। देखिए अब फॉर्मूला क्या बनेगा लीनियर मोमेंटम का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको l से डिनोट किया था, इसको L1 से डिनोट करता हूँ। मास में कोई चेंज नहीं आएगा, डिस्टेंस चेंज हो गया है। ओमेगा मेरे को अभी पता नहीं, ओमेगा को मैं 1 लिख लेता हूँ। ओके ठीक है, बात क्लियर हुई ना भैया आपको। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, मास तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। आर जो है आपके पास ये चेंज हो गया है, आर घट गया है, इस केस में आर कम है, इस केस में आर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये एल में आर की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये एल बड़ा होगा, ये एल छोटा होगा। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा ये भी एंगुलर मोमेंटम, ये भी एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम आपके पास चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंट चल रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट चल रहे हैं तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम और ये वाला एंगुलर मोमेंटम बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे होंगे, ये तो चेंज नहीं हो सकता, मास चेंज नहीं हो सकता।
अगर आर घट गया है, इस पॉइंट पर आने से अगर आर की वैल्यू घट गई है तो जितनी इसने वैल्यू कम कर दी इसको वापस उतना ही करने के लिए ओमेगा बढ़ जाएगा। जितना ये घट गया उसी हिसाब से ओमेगा बढ़ जाएगा, ताकि L1 आपका उतना ही रहे जितना L है। इसको ऐसे समझाता हूँ, किसी चीज़ को आपको 50 लेके आना है, ठीक है, 50 लेके आना है, तो मैं इसको लिखता हूँ पहले 2 × 25। ये पहले 2 × 25 था, 50 होता है ना 2 × 25। अब क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है 2, ये बढ़ गया, ये 2 से 10 हो गया, और मैं बोल रहा हूँ इसको मेरे को 50 ही रखना है। तो अगर एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरी चीज़ को घटाना पड़ेगा, 25 से इसको 5 करना पड़ेगा ताकि ये 50 बना रहे। तो अगर इधर लेफ्ट वाली चीज़ को कांस्टेंट रखना है तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी को उसी के हिसाब से घटाना पड़ेगा, एक बढ़ रही है तो। जैसे मान लो ये और बढ़ती बढ़ती मान लो आपके पास ये 25 हो गई तो उसको 2 होना पड़ेगा, ये बढ़ गई ये और घट गई, तो ताकि ये 50 रहे। तो इधर जो L1 में जो ये R घट गया था, M तो चेंज नहीं हो सकता, R घट गया था, तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा ताकि आपके पास मोमेंटम जो है एक सा रहे, मतलब कि L बराबर रहेगा L1 के, ठीक है। अगर L1 के बराबर रहेगा तो mr² ओमेगा बराबर होगा mr1² ओमेगा 1 के। यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तो आप डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटीज भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्लेनेट की किसी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी रहेगी ये इस फॉर्मूले से निकल सकता है। आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, सन से कितनी दूर पे है प्लेनेट, उस हिसाब से स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पर जाने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, इस फॉर्मूले से निकल सकते हैं। तो ओमेगा बढ़ गया ना, आपने ये बोला जब सन के करीब प्लेनेट पहुंचा है तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई। एंगुलर स्पीड क्या होती है, पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई, मतलब कि जब भी प्लेनेट सन के पास पहुंचता है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है, सन से जितना दूर जाता है उसकी स्पीड उतनी ही स्लो हो जाती है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, एक रस्सी से पत्थर बांध लो, अगर पत्थर बहुत पास है तो आप ज़्यादा फास्ट घूमता है पत्थर, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही स्लो घूमेगा, ठीक है। दूर वाले पार्टिकल स्लो घूमते हैं, ओके। इन द सेम वे सन के जो पास वाले प्लेनेट है वे ज़्यादा फास्ट रोटेशन करते हैं, सन के जो दूर वाले प्लेनेट्स हैं वे कम फास्ट रोटेट करते हैं सन के चारों तरफ। जैसे प्लूटो बहुत 248 साल का टाइम ले लेता है लगभग अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने में, अर्थ 365 दिन ही लेती है, ठीक है, क्योंकि वे दूर हैं, अर्थ पास है। पास वाले प्लेनेट ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में एक एग्जांपल और देते हैं बेली डांसर्स का, ठीक है। बेली डांसर्स जो बेली पहन के वो घूमते हैं ना, बड़ी फास्ट रोटेट करते हैं, तो जब वो रोटेट कर रहे होते हैं तो उनमें हाथों को ऐसा कर लेते हैं क्लोज, हाथ को क्लोज कर लिया, मतलब कि आर की वैल्यू कम कर ली। आर क्या होता है, उनके शरीर के एक्सिस से पूरा लास्ट तक का डिस्टेंस। आर की वैल्यू कम कर ली, आर की वैल्यू ज़्यादा कर ली, सॉरी, यहाँ से लेके ऐसा हाथ फैला दिए तो ज़्यादा फैलाव हो गया ना शरीर का, आर बढ़ गया। आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, मास तो आदमी का उतना ही रहता है, मास थोड़ी चेंज होता है नाचने से, ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जब वो ऐसे करते हैं तो आर कम, ऐसे करते हैं तो आर ज़्यादा। तो इसको वो कभी रोकने के लिए यूज़ करते हैं, तो कभी अपने आप को रोकने के लिए यूज़ करते हैं, कभी वो आपको तेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दोबारा से एक बार, जब उन्होंने ऐसे किया तो आर की वैल्यू कम है, आर की वैल्यू कम है तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ओमेगा बढ़ता है, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो आर कम है तो ओमेगा बढ़ा, ओमेगा क्या है, घूमने की स्पीड। तो जब वो हाथों को क्लोज करते हैं तो घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। जब उनको रुकना होता है तो वो हाथ फैला लेते हैं, हाथ फैलाया तो आर बढ़ गया, हाथ फैलाना मतलब कि आर बढ़ गया, आर बढ़ गया तो आर को बढ़ गया तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा ताकि एल कॉन्स्टेंट रहे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। ओमेगा आपके पास घट गया, एंगुलर स्पीड घट गई तो वो रुकते आ जाते हैं। तो उनको बेली डांसर्स को रुकना होता है तो हाथ फैला देते हैं, तेज होना होता है तो हाथ क्लोज कर लेते हैं। दैट वाज कंजर्वेशन ऑफ, सो दिस वाज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चिंता नहीं करना है अगर समझ में नहीं आया है तो ये आगे जाके डिटेल में आने वाले टॉपिक, ठीक है। और मेरे ख्याल से आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, तो कुछ अपन डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उससे मेरे पे भी ये आपका ये इम्प्रेशन जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं। आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग क्यों करेंगे, है ना।
एक टीचर स्टूडेंट से ही तो बनता है, और अगर आप अभी से नहीं करेंगे कुछ तो आगे जाके भी ऐसे ही रह जाओगे, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। वैसे ही आपका सेशन बड़ा लेट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें कुछ खास है नहीं हमारे पास। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो हरदम ही कंजर्व रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। लिख लेते हैं, फिर समझाता हूँ। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब बिल्कुल अलग से रखा हुआ, ठीक है, जिसका बाहर वालों से कोई इंटरेक्शन नहीं है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज of that system remains constant या कंजर्व, ठीक है। और आप दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can only transfer from one body to another। रिफिल करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वन बॉडी टू अनदर। एक बार रिफिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि आपके पास एकदम अलग से रखा हुआ है सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम के लिए ही अप्लाई है, एक बॉडी के लिए बात नहीं कर रहे, ओके। तो वैसे तो थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि चार्ज कैसे आता है। आप छोटी क्लासेज में वैसे सीखे होंगे शायद, अगर अच्छे से की हो आपने 10th क्लास। तो देखिए होता क्या है, कोई भी एटम हो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। वी हैव डिस्कस दैट, ओके। तो एटम जो होता है वो नेचुरली जब मिलता है तो वो कैसा होता है? न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये कैसे बनता है न्यूट्रल? वो इसलिए बनता है क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मतलब कि नेगेटिव चार्ज बराबर होता है पॉजिटिव चार्ज के। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0, ठीक है। अब चार्ज आता कैसे है? जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकती है, तो कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। और ये सब आपका स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अगर आपको चार्ज कंजर्वेशन के बारे में डिटेल में जाना है तो ये आप यूट्यूब पर ही मेरी ही वीडियोस में 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चला हुआ है, उसके लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसका स्टार्टिंग का लेक्चर चार्जेस के बारे में ही है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अगर आपने 10th क्लास में नहीं किया तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, मान लो किसी बॉडी के पास स्टार्टिंग में क्या था? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो उसके पास नेगेटिव वाला निकल के चला गया, तो नेगेटिव वालों की कमी होगी। नेगेटिव वालों की कमी होगी तो उसके पास बचा कौन? ज़्यादा पॉजिटिव। तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो इस पे एक पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो 2 पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। इन द सेम वे किसी बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो उसके पास स्टार्टिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर थे, पर गेन कर लिया एक बाहर से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब इसके पास टोटल देखोगे तो नेगेटिव ज़्यादा हो गए। नेगेटिव ज़्यादा हो गए तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो एक नेगेटिव, 2 गेन किए तो 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज होती है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो एक बॉडी, जैसे एक एटम है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
इस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एटम ने गेन कर लिया जो कि स्टार्टिंग में न्यूट्रल था तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज आते हैं। ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, मतलब सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। ठीक है, सोडियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, इसको 281 इसकी कन्फिग्रेशन 10th क्लास में आप सीखे हो, 9th पे सीखे हो सॉरी। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये आपके पास आई थिंक 17 होता है। ठीक है, और इसको आप लिखते हैं तो 287 इस तरीके से लिखा जाता है। तो वो एटम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे तो लास्ट में 8 बच गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 गेन कर ले तो इसके में भी 8 हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम की क्या प्रॉपर्टी है, ये स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए इसको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरीके से क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने में इसमें 1 की कमी है तो इसकी टेंडेंसी रहती है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो ये अपनी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग सोडियम जिस पर स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज नहीं था, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, इसने की टेंडेंसी थी अपना जो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करने की। जैसे ही इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम बन गया। सोडियम मैंने अभी भी बताया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन भागा हुआ सोडियम से आ रहा है इसको क्लोरीन गेन कर लेगा। क्लोरीन पे भी स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए सोडियम के पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, 0 था। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कि सोडियम के पास एक चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव बन गया। ये तो ऐसा हुआ कि सोडियम पर चार्ज क्रिएट हो गया, पहले चार्ज था नहीं अब चार्ज आ गया। दिस इज द क्लियरली ए वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्रिएट हो ही नहीं सकता, तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। अभी थोड़ा सा और देखते हैं। क्लोरीन पे स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, 0 था। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। स्टार्टिंग में 0 था, अब एक चार्ज आ गया, तो दिस इज ऑल्सो ए वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड। क्लोरीन पे चार्ज आना मतलब कि चार्ज क्रिएट हो गया, तो ये भी वायलेशन होगी, पर ये वायलेशन एक्चुअली में नहीं है। अगर आप क्लियरली स्टेटमेंट पे जाएंगे, इट सेज दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसने सिस्टम के लिए बात करी है, इसने बॉडी के लिए बात नहीं करी। ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन का खेल ही तभी खेलते हैं जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अगर पास आते हैं तो मतलब सोडियम क्लोराइड का एक सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, सोडियम के पास स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, क्लोरीन के पास भी स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, तो टोटल इस सिस्टम के पास अगर चार्ज में देखूं तो कितना था, स्टार्टिंग में 0। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 था। अब लूज गेन करने के बाद देखते हैं। लूज गेन करने के बाद क्या हुआ, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो टोटल कितना हो गया, 0। अभी भी 0 है, पहले भी 0 था। तो इस पूरे सिस्टम के लिए एक्चुअली में आपको देखना है, तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, जितना स्टार्टिंग में पूरे सिस्टम का था उतना ही बाद में रहता है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी बेसिक लॉ एंड ऑलवेज अप्लीकेबल फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल टू मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ऑलराइट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 12th क्लास में इसका डिटेल में हम करेंगे। ओके, ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बात कर लेते हैं, बिल्कुल हल्की सी। एक कंजर्वेशन लॉ और होता है, वो केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा बहुत हम भी कभी कभी अप्लाई कर लेते हैं, वरना जनरली हम उसको फॉलो नहीं करते। पहले होता था रिलेटिविटी की खोज होने से पहले। रिलेटिविटी बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में। रिलेटिविटी का मतलब है जब चीज़ें
रिलेटिविस्टिक का मतलब है जब चीज़ें लाइट की स्पीड को अचीव करने लग जाए, इतनी स्पीड से चलने लगे कि लाइट के स्पीड के आसपास उनकी स्पीड हो जाए, तो वो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अंदर उसके लॉज आते हैं, ठीक है। उसकी बातें रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में होती है। तो एक लॉ और हम पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, आजकल जो पुराने टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ मास होता था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती थी, अब उनको मिला के एक लॉ बना दिया है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग से पढ़ने की बजाय हम कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी आजकल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास देखिए केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं। केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं, किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का जो स्टार्टिंग में मास था पर और जो बाद में प्रोडक्ट का मास बना है वो बराबर होता है, ठीक है। शुरुआत में केमिस्ट्री में होता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह सब पढ़ी है ना आपने। दो रिएक्टेंट आए, आपस में रिएक्ट किए, इन्होंने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया या एटम की रीअरेंजमेंट हुई। केमिस्ट्री में रिएक्शन में होता है कि एटम की रीअरेंजमेंट होती है। एटम की रीअरेंजमेंट हुई और उसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको आप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग में जो टोटल मास था रिएक्टेंट्स का और जो बाद में प्रोडक्ट का मास है, अगर आप देखते हैं तो वो बराबर होना चाहिए। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री। बट हम फिजिक्स में इसको जनरली अब अप्लाई नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में अभी भी अप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ पे रिलेटिविस्टिक की बात नहीं होती, लाइट की स्पीड की कोई बात है ही नहीं उधर, ठीक है। नॉर्मल बातें हो रही थी या नॉर्मल एटम की रिप्लेसमेंट हो रही होती। यहाँ क्या बोलता है, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी। हालांकि इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम उसका छोटा सा हिस्सा कर रहे हैं, E = mc²। आइंस्टीन ने क्या बोला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए यूनिवर्स पूरा दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और रेडिएशन, ठीक है। मैटर और रेडिएशन, हालांकि वो मैटर में डार्क मैटर भी आता है, फिलहाल अभी उस पर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है। तो मैटर और रेडिएशन से ही सारी चीज़ें मिली हैं, मिलकर बनी हैं, और ये मैटर और रेडिएशन एक दूसरे में चेंज हो सकता है, ये आइंस्टीन ने इधर बताया है, ठीक है। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि एक बिल्कुल सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बाइक में पेट्रोल डलाते हो, पेट्रोल का कुछ मास होता है। आप बाइक चलाते हो तो पेट्रोल का मास कम होता है पर आपको एनर्जी मिलती है बाइक को, और बाइक चलती है, ठीक है। तो वो जो पेट्रोल के अंदर जो मास था वो कम हुआ, तो मास ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है जो आपकी बाइक को चला रहा है। ऑलराइट, समझ में आई बात। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है ये आपके पास, ठीक है। तो मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। हियर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, m इज द मास ऑफ द बॉडी, E इज द इक्विवेलेंट एनर्जी, कि कितने मास से कितनी एनर्जी बनेगी। और ये जनरली जब भी मास लाइट की स्पीड के आसपास, रिलेटिविटी लाइट के स्पीड को अप्रोच करने लगता है, तो इस इक्वेशन से आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो मास एनर्जी कंजर्वेशन यही बोलता है कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसका एक बिल्कुल छोटा सा मैं एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस। शायद 10th क्लास में है आपके पास थोड़ी बहुत, शायद सोर्सेज ऑफ एनर्जी में है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने देखिए चेन रिएक्शन होती है, उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चेन रिएक्शन होती थी, उसमें क्या होता था, न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन आई थिंक सभी पढ़ के आए होंगे। क्या होता था, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो परमाणु बम, एटम बम बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं उससे, ठीक है। तो होता क्या है, एक न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम से टकराता है और यूरेनियम दो पार्ट्स में टूटता है। यूरेनियम जैसे दो पार्ट्स में टूटता है और फिर 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, वे 3 न्यूट्रॉन आगे जाके यूरेनियम के दूसरे एटम से टकराते हैं, 2 और पार्ट्स बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन और निकलते चले जाते हैं। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चलती है। इस हर केस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है ये हमको देखना है, ठीक है। वो इसी वजह से होती है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट से उस यूरेनियम का कुछ कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो होता है। चलो फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियर रिएक्शन वैसे बता दिया है, इसकी डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। चलो फिर भी एक केस बता देता हूँ। किसी एटम के न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। एटम का न्यूक्लियस,
सबको पता है ना कि एटम में बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना, वी ऑल नो दैट। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं ना न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पाया गया कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस कैसे बनता है, इनका जोड़ने से। मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है इज लेस देन combined mass of all protons and neutrons, all proton and neutrons। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसका मास तोल लिया, इसका मास तोल लिया। मान लो वैसे ग्राम में नहीं होता, AMU में मेजर होता है, यूनिफाइड मास में या एटॉमिक मास यूनिट में। फिर भी अगर मान लो ये एक प्रोटॉन 50 AMU का है, एक न्यूट्रॉन मान लो 50 का ही लगा लो, 50 AMU का है, तो इनका टोटल मास था 100 AMU। तो जब ये जुड़ के एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास भी तो 100 AMU होना चाहिए था। पर क्या पाया जाता है कि इनके जुड़ने के बाद जो न्यूक्लियस बनता है ना, न्यूक्लियस का मास 100 से कम मिलता है। होना कितना चाहिए था, ये 50 का ये 50 का, तो दोनों को मिलकर 100 का न्यूक्लियस बनाना चाहिए था। पर हुआ क्या, ये 50 का था ये 50 का था, दोनों जब जुड़ते हैं तो 100 से कम मास का न्यूक्लियस बनाते हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा मास कहा गया, जो ये मास 100 होना चाहिए था 100 से कम आया है, तो जो एक्स्ट्रा मास है वो कहाँ चला गया, वो एक्स्ट्रा मास इनको बाइंड करने में चला जाता है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी में चला जाता है। ठीक है, वही मास एनर्जी में इधर कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी इनकी बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में दिखती है। ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन टकराता है और यूरेनियम 2 पार्ट्स में टूटता है तो वहाँ पर भी ये मास का डिफरेंस बनता है और वो मास का डिफरेंस ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियस के अंदर। फिर से एक यूरेनियम है, यूरेनियम का एटम, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन आके इससे टकराया, फास्ट या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आके इससे टकराया, यूरेनियम से टकराया, तो यूरेनियम में 2 पार्ट निकल गए, यूरेनियम के 2 पार्ट बन गए। इन 2 पार्ट का मास तोलते हो और यूरेनियम का मास तोलते हो तो इनमें डिफरेंस होता है, यूरेनियम का ज़्यादा होता है, उन 2 पार्ट्स का कम होता है। तो मतलब कि इसके 2 पार्ट बने हैं तो एक्स्ट्रा मास किधर गया, यूरेनियम अगर 100 किलो का था, सोच करो किलो में लगा दो, 100 किलो का था तो, और इन दोनों का मिलकर 98 किलो हो रहा, तो 2 किलो मास किधर गया, वो 2 किलो मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो एनर्जी निकालोगे कैसे, कितना मास से कितनी एनर्जी बनी है, वो mc² में रखो। m कितना आपके पास फिलहाल 2 किलो है, हालांकि 2 किलो बहुत ज़्यादा होता है, 2 किलो पूरी अर्थ को ख़त्म करने के लिए बहुत है। 2 किलो मास रख दिया। c, लाइट की स्पीड आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, उसकी वैल्यू रखो, उसका स्केयर करो, आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक बम बड़े खतरनाक होते हैं। दिस वॉज द लास्ट कंजर्वेशन लॉ। सोचा था आज 2 टॉपिक करेंगे पर इन्हीं टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो आज के लिए आपका टॉपिक यही था, कंजर्वेशन लॉज। ओके, एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, पढ़ते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।